हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग इनकम टैक्स की पहले ही क्लासें कर चुके हैं, पहले भी क्लासें आप लोगों की करवाई हुई हैं। ये नहीं है कि मैं अलग से मतलब कि इकलौती क्लासें ऐसी नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले ही कराया हुआ हूँ, ये दोबारा से मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार आपकी तैयारी कराई हुई थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हम लोगों ने पढ़ाया था, उसमें रैंडमली कुछ बातें की हुई थी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में जो पॉइंट मतलब कि जो इनकम टैक्स में आप लोगों का जो दूसरे नंबर है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि रेसिडेंटल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो यहां से पहले हम लोग इनकी थ्योरी की बात करेंगे और फिर इनके क्वेश्चन की बात करेंगे। हो सकता है आज आप लोगों को क्वेश्चन कम मिले, लेकिन अगली क्लास में हम लोग जब इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को वहां पर और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। रहा इंट्रोडक्शन से बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से बात, तो इनके भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू कराने वाला हूं। देखो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं आप लोगों के जो वीडियो हैं वो अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो क्लास नंबर हम लोग 3 की बात करने वाले हैं और बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे थ्योरी की, और थ्योरी में क्या क्या बातें हम लोगों को करनी है उनको देखेंगे। कि निवास, अगर हम लोग बात करते हैं कि निवास स्थान तथा दायित्व से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात कि निवास स्थान और दायित्व से क्या समझते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को भी हम लोगों को साथ ही साथ में कवर करना है, ठीक है। कुछ बातें मैं आज बताऊंगा, कुछ बातें अगली क्लास में भी बताऊंगा। थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखे हुआ है कि एक करदाता, मतलब कि जो कर देता है उसे करदाता कहते हैं। एक करदाता की यहाँ पर बात करी गई है कि एक करदाता अपनी आय, अपनी इनकम पर भारत में अथवा विदेश में अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता है। मतलब कि एक जो करदाता है वो इनकम जो है वो भारत में भी कमा सकता है और भारत के बाहर भी कमा सकता है, और मतलब विदेशों से भी कमा सकता है और दोनों स्थानों पर कमा सकता है। और उसकी कमाई गई आय कहकर, मतलब कि जो आय है उसकी कमाई गई जो आय है, उसकी कमाई गई आय कहाँ पर कर योग्य होगी, यह उसकी निवासीय स्थिति पर, यह उसकी किस पर डिपेंड करता है, तो यह उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, निर्भर करता है, ये लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन समझा कि निवास स्थान और दायित्व क्या है। तो निवास स्थान, जैसे मान लो कि भारत के नागरिक तो सभी लोग होते हैं, कि भारत का नागरिक तो मतलब कि अगर भारत में अगर हम लोगों का जैसे बाबा की बात करें या फिर दादी की बात करें, मतलब इनसे कोई भी संबंध है तो भारत का नागरिक है। लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भारत में ना रहता हो, अभी वो विदेश में रहता हो, तो क्या वो यहां पर टैक्स देगा? तो ऐसा यहां पर नहीं होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? टैक्स में हम लोग क्या देखते हैं, उसका निवास स्थान देखते हैं, रेसिडेंटल स्टेटस देखा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने लिखा होगा कि जब पहले बिहार एस्टेट निकला हुआ था, जब प्रथम बार में निकला हुआ था, तब अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले, तो वहां पर लिखा हुआ था कि भारत का नागरिक हो और प्लस में बिहार का निवासी हो, ये लिखा हुआ था। लेकिन फिर उसमें से कुछ चीज़ों को चेंज करके उसमें से ये बात को हटाई गई थी कि निवासी की बात वहां से हटाई गई थी, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो उस फार्म को नहीं भर पाए थे, याद होगा आप लोगों को। तो निवास स्थान की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। और निवास स्थान का मतलब समझ गए कि एक करदाता अपनी आय, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में हो अथवा दोनों स्थानों पर कमा सकता तो है, लेकिन कमाई गई आय पर टैक्स अगर देने की बात आएगी, कर योग्य होगी, यह उसकी किस पर निर्भर करता है, निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है, रेसिडेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है कि वो भारत में रहता है या नहीं रहा है। अब रेसिडेंटल स्टेटस कैसे निकालेंगे, किस प्रकार के इनकी बात करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ बातों को इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप लोगों को मतलब नहीं मालूम होगा तब तक आप लोग कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, है ना। तो चलो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि करदाताओं का निवास स्थान। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि करदाताओं
का निवास स्थान, करदाताओं का निवास स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेसिडेंस ऑफ एसएसीज, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, एक बात आप लोगों के लिए लिख रखी है और इसमें जो भी चेंजिंग होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, धारा की बात करेंगे कि धारा किस में कहा गया है, तो धारा याद रखिए कि धारा में मतलब कि जैसे मान लो कि जो आयकर अधिनियम है उसमें कुल कितनी धाराओं का वर्णन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। मतलब कि क्वेश्चन मैं आप लोगों को ज़्यादा कराऊंगा, हो सकता है थ्योरी की क्लास आप लोगों की कम हो पाए क्योंकि एग्जाम को नजर देखते हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत, आयकर अधिनियम कौन सा है, तो वो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में क्लास में पढ़ाया है 1961। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व उसकी गत वर्ष का मतलब होता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर, गत वर्ष की बात भी मैंने बताई थी, कर निर्धारण वर्ष भी बताई थी आप लोगों को, तो उसकी गत वर्ष की निवासीय स्थिति को कहते हैं रेसिडेंटल स्टेटस पर निर्भर करता है, कि मतलब वो व्यक्ति जो है जिस पर हम टैक्स लगा रहे हैं वो व्यक्ति गत वर्ष में, पिछली वर्ष में भारत में रहा है या नहीं रहा है, ये बात हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस में देखते हैं और रेसिडेंटल स्टेटस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि निवासीय स्थिति रेसिडेंटल स्टेटस गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है या निर्भर करती है। रेसिडेंटल स्टेटस अगर बात आती है कि निकालेंगे कैसे, तो निकालने का एक तरीका है कि वो गत वर्ष में भारत में देखिए कि वो कितने दिन भारत में रहा है, जितने दिनों की संख्या के आधार पर हम लोग उसके रेसिडेंटल स्टेटस की बात करने वाले हैं। निवासीय स्थिति से तात्पर्य नागरिकता बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि भारत के तुम नागरिक तो हो, लेकिन हो सकता है कि तुम भारत में ना रहते हो, तभी तो कहा जाता है कि भारतीय मूल का नागरिक तो है लेकिन वो विदेश में रहता है, नागरिकता का कर भार में कोई संबंध नहीं होता है। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए कि नागरिकता का जो कर से मतलब होता है तो आप कहेंगे कि नहीं होता है, लेकिन निवास स्थान का मतलब जरूर होता है। ठीक है, वो कहाँ रहता है इस बात से मतलब है, वो कहाँ का नागरिक है इस बात से मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये बातें मैं आप लोगों को अभी और भी बातें समझ में आएंगी, आप लोगों को समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट को वैसे तो बहुत से लोगों ने पढ़ाए हुए हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाया हुआ है, हिंदी में भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ऐसी बातें बताई जाएं जो आप लोगों को समझ में आए और कम शब्दों में बताई जा सके। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। करदाताओं का कर निवास के स्थान मतलब कि निवास स्थान से क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है कि एक भारतीय जो है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, अंडरलाइन में लिखी हुई है, इस बात को पढ़ लेते हैं कि एक भारतीय अनिवासी का मतलब जो भारत में ना रहता हो, गत वर्ष में ना रहता हो। ठीक है, तो एक भारतीय अनिवासी हो सकता है, मतलब कि एक भारतीय निवासी हो सकता है। एक विदेशी जो है वो निवासी हो सकता है। ये भी बात है कि एक भारतीय की अगर हम लोग बात करते हैं कि एक मतलब कि भारत का व्यक्ति है, एक भारत का व्यक्ति जो है वो भारत में हो सकता है ना रहता हो, कभी कभार भारत में आता हो, तो उसे हम लोग अनिवासी कह सकते हैं। और हो सकता है कि एक विदेशी भारत में रह रहा हो या रहता हो और कई बार आता जाता हो, तो वो हो सकता है कि वो निवासीय की स्थिति में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि स्थिति जो है वो बदल सकती है, परिवर्तन हो सकता है, स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि परंतु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदली जा सकती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर अपने भारत की नागरिकता छोड़ते हैं तो आप लोग, जैसे मान लो कोई देश की आप लोगों को नागरिकता चाहिए तो नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ पर नागरिकता का निवास से कोई संबंध नहीं है, परंतु प्रत्येक वर्ष में नागरिकता नहीं बदलती है, मतलब नागरिकता बार बार नहीं बदलती है, प्रत्येक वर्ष में नहीं बदलती है,
बदल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष में नहीं बदलती है, लेकिन निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष में बदल सकती है, ये कहा गया है। क्वेश्चन भी है ऐसा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति ज्ञात करने के कौन कौन से नियम हैं, वो निम्न है। जो नियम हैं ज्ञात करने के, जो नियम हैं वो हम किस प्रकार से इनको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे निवासियों के प्रकार। निवासी की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो, इनकी बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नागरिकता से पूछा जाता है, ठीक है, नागरिकता का कोई संबंध होता है या नहीं होता है, ठीक है। और निवासीय स्थिति, हाँ, अब बात करते हैं कि निवासियों के प्रकार, टाइप ऑफ रेसिडेंट। टाइप ऑफ रेसिडेंस के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर करदाता निम्न श्रेणियों में विभाजित किए जा गए हैं। करदाता जो हैं वो निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि निवासियों के प्रकार जो हैं, यहाँ पर 3 प्रकार से हम लोगों की बात की गई है। इनको डायग्राम में भी आप लोगों को बताऊंगा कि वे व्यक्ति जो भारत में निवासी हैं, मतलब भारत में रहते हैं, अर्थात साधारण निवासी हैं, साधारण निवासी हो सकते हैं। वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं, पहली बात, अर्थात साधारण निवासी नहीं है। और तीसरे व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति जो अनिवासी हैं। अब इनकी बात करते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि एक व्यक्ति साधारण निवासी है, मतलब कि एक पर्सन जो है वो रेसिडेंट है, या फिर हम पता कैसे करेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंस है, या फिर पता कैसे करेंगे कि वो नॉन रेसिडेंस है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस को देखना होगा। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने बताया आप लोगों को कि निवासी प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हम लोगों ने लिखा हुआ है सामने, और पहले प्रकार में लिखा हुआ है कि निवासी जो है, एक निवासी होता है और एक होता है हम लोगों का अनिवासी। 2 प्रकार के व्यक्तियों की बात कर ली है कि एक प्रकार का एक निवासी होता है और एक होता है अनिवासी। अब इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो निवासी की अगर हम लोग बात करते हैं तो निवासी जो है वो 2 टाइप में इन्होंने बांटा हुआ है। निवासी को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। अब वो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक को कहा है इन्होंने साधारण निवासी और एक को कहा है असाधारण निवासी। अब इनको पढ़ेंगे। देखो, पहली बात कि 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, तो अनिवासी कौन होते हैं और निवासी कौन होते हैं। पहले तो आप निवासी और अनिवासी का कैटेगरी करिए, फिर कैटेगरी करने के बाद आप लोगों को इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। आप लोग इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, या तो आप साधारण निवासी होंगे या फिर आप असाधारण निवासी होंगे, या फिर आप कौन होंगे, तो या फिर आप अनिवासी होंगे। तो इनकी अगर हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं तो इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इनकी बात हम लोग करेंगे। तो इन बातों को, ये चार्ट को आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, कौन होता है? एक व्यक्ति का ही स्टेटस होता है कि वही व्यक्ति निवासी भी कहलाता है। हो सकता है वही व्यक्ति साधारण भी हो जाए, वही व्यक्ति असाधारण निवासी भी हो जाए, वही व्यक्ति अनिवासी भी हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग उसके गत वर्ष में रहने के स्थान के आधार पर हम लोग निवासी और अनिवासी का कैटेगराइज करते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला यहाँ पर व्यक्ति की बात की और व्यक्ति में लिखा हुआ है निवासी। सबसे पहला जो लिखा हुआ है निवासी, और निवासी में कौन सा भी निवासी है, वो है साधारण निवासी, और इसे कहते हैं रेसिडेंट। और अगर हम लोग निवासी को कहते हैं रेसिडेंट और इसे कहते हैं साधारण निवासी को कहते हैं ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब कैसे करेंगे? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं निवासी, अगर एक व्यक्ति निवासी है तो उसे 2 शर्तों को पूरा करना होगा, ठीक है। मतलब कि 2 शर्तों को पूरा करना होगा। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? अगर वो व्यक्ति जो है वो साधारण निवासी बनना चाहता है, साधारण निवासी, अगर वो व्यक्ति साधारण निवासी बनना चाहता है तो उसे, देखो पहले 2 शर्तें कौन सी हैं, तो उन्हें कहते हैं आधार शर्तें, और आधार शर्तों को कहते हैं बेसिक कंडीशन। क्या कहते हैं? बेसिक कंडीशन। 2 शर्तें हैं, उन दोनों को मतलब कि दोनों में से एक को फॉलो जरूर करना होगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक को जरूर फॉलो करना होगा। और उसके बाद होती हैं अतिरिक्त शर्तें।
अतिरिक्त शर्तें भी कितनी होती हैं, तो अतिरिक्त शर्तें भी 2 होती हैं और दोनों को फॉलो करना होता है। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से, ये दोनों में से, मतलब कि ये दोनों हैं, ठीक है, अब समझाने का तो मेरा यही तरीका है कि ये 2 हैं, इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर ले, कोई एक, और अतिरिक्त वाली को दोनों को फॉलो करे, ये भी और ये भी, इनमें से कोई एक, या मान लो ये वाली कर देता है तो ये मत करे, और अगर दोनों कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। तो अतिरिक्त शर्तों को दोनों को पूरा करना होगा। चलो तो पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं निवासी की, कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है, गत वर्ष में निवासी होता है। निवासी की पहली स्टेटस है कि अगर व्यक्ति का निवासी का स्टेटस चाहिए, देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या तो वो व्यक्ति निवासी कहलाएगा या फिर वो क्या कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा। या तो वो व्यक्ति निवासी कहलाएगा या फिर व्यक्ति वो अनिवासी कहलाएगा। अब निवासी कैसे कहलाएगा, तो उससे 2 शर्तें होती हैं, उन्हें कहते हैं आधार शर्तें। आधार शर्तों को अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर देता है तो उसे निवासी कहेंगे, और आधार शर्तों को जो फॉलो नहीं करता है, आधार शर्तों को कोई भी 2 होती हैं, दोनों को फॉलो अगर नहीं करता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो व्यक्ति अनिवासी कहलाता है। चलो पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है वो गत वर्ष में निवासी होता है यदि वह अग्र मतलब नीचे 2 आधार शर्तों में से कम कोई एक शर्त तथा 2 अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करता है, तो उसे हम लोग निवासी कहते हैं। और वो कौन सा निवासी हो जाएगा, तो वो साधारण निवासी हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। अब वो 2 शर्तें कौन सी हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 182 दिन आधार शर्तों में गत वर्ष में कम से कम कितने दिन भारत में रहा हो, तो याद रखिए 182 दिन वह भारत में रहा हो। ये आधार शर्तों का पहली शर्त है कि वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या दूसरी शर्त ये है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कंडीशन एक है और इसी के साथ ये दूसरी कंडीशन भी है कि गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। अपवाद भी हैं इसके, इनको भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति होता है, बिल्कुल होता है, या तो वो व्यक्ति कौन होगा, तो या तो वो व्यक्ति कहलाएगा हमारा, या तो वो व्यक्ति कहलाएगा निवासी कहलाएगा, और या तो फिर व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, या फिर वो अनिवासी कहलाएगा। अगर देखो अब शर्तें होती हैं, पहली बात शर्तें इनके प्रकार की हम लोग बाद में बात करेंगे। शर्तें होती हैं, एक होती हैं आधार शर्तें जिन्हें हम बेसिक कंडीशन कहते हैं, और वो 2 होती हैं, पहली और दूसरी। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर देता है तो वो निवासी बन जाएगा, और इन दोनों को फॉलो कर देता है प्लस में अतिरिक्त शर्तें जो होती हैं उन दोनों को वही फॉलो कर देता है, तो वही व्यक्ति क्या बन जाता है, तो वही व्यक्ति साधारण निवासी बन जाता है। और जो अतिरिक्त शर्तों को फॉलो नहीं कर पाता है, अब मान लो एक करता हो एक ना करता हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, तब भी वो असाधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे साथ में। पहली शर्त में क्या है, आधार शर्तों में पहले दिन की बात करते हैं तो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन वह भारत में रहा हो। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त शर्तों की बात करते हैं तो अतिरिक्त शर्तों में 2 प्रकार की शर्तें हैं। साधारण, देखो एक लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को साधारण निवासी बनने के लिए उपर्युक्त आधार शर्तें जो हैं आ और बा में से कम कोई एक शर्त पूरी करने के साथ साथ निम्न दोनों शर्तें भी पूरी करनी होगी, तभी वो कौन सा व्यक्ति बन पाएगा, तभी वो साधारण निवासी बन पाएगा। चलो पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है, अतिरिक्त शर्त की पहली शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष
भारत में निवासी के रूप में रहा हो, अर्थात आधार शर्तों में से कम एक शर्त पूरी की हो। अब ये नहीं है कि मान लो कि 10 वर्ष हैं तो इसके पूर्व के 10 वर्ष देखो। इसकी मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पिछली बार जब मैंने कराई थी तो मैंने इसके क्वेश्चन भी कराए थे आप लोगों को। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने कराया था, बिल्कुल आराम से समझाया है। अगर देखना चाहते हैं, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है और पूरा कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ छोड़ दें कुछ बता दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू भी बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन की कौन सी शर्त में आता है, तो वो अतिरिक्त शर्त में आता है या आधार शर्त में आता है। तो भाई अतिरिक्त शर्तों को याद रखना है और आधार शर्तों को भी याद रखना है। पहली बात, मैंने बातें तो आप लोगों को बहुत बताई हुई हैं। जैसे मान लो इधर देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो 2 प्रकार का नागरिक हो सकता है। या तो वो निवासी होगा या फिर वो क्या होगा, या फिर वो अनिवासी होगा, ठीक है। ये बात पता है। अब एक निवासी की बात करते हैं तो निवासी 2 प्रकार के होते हैं। अगर उसे साधारण निवासी बनना है तो उसे क्या करना होगा भाई, तो उसे करना होगा कि आधार शर्त जो है 2 में से आधार शर्त 2 में से कोई एक शर्त पूरी करे प्लस में उसे अतिरिक्त शर्त दोनों पूरी करनी होंगी, दोनों पूरी करनी होंगी। अगर तुम कहते हो कि कोई व्यक्ति जो है वो मान लो कि ये वाली जो आधार शर्तें हैं, आधार शर्तों में से 2 शर्तें हैं, मान लो इसको फॉलो कर देता है और इसको नहीं करता है। लेकिन अगर वो अतिरिक्त शर्तें हैं और 2 शर्तें हैं, इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है तो वो व्यक्ति क्या बनेगा, तो वो व्यक्ति असाधारण निवासी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वो व्यक्ति मान लो आप कहते हैं कि उस अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक फॉलो करता है, तब भी वो क्या बनेगा, असाधारण निवासी ही बनेगा। अतिरिक्त शर्तों अगर दोनों फॉलो कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, तो वो साधारण निवासी बन जाएगा। और नहीं करता है, अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक भी फॉलो नहीं करता है, मान लो दोनों करता है तो अच्छी बात है। और मान लो दोनों में से एक करता है, एक नहीं करता है, या दोनों नहीं करता है, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। असाधारण निवासी में क्या है भाई, असाधारण निवासी में लिखा हुआ है कि असाधारण निवासी को क्या कहते हैं, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो इसे क्या कहते हैं, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। चलो पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति निवासी की आधार शर्त जो है ए मतलब कि ए नंबर की और बी नंबर की में से कम एक शर्त पूरी कर देता है, मान लो इसमें से इसको फॉलो कर दिया है, उसको नहीं किया है, इसको मतलब पूरा किया है, ए शर्त को पूरा कर दिया है और बी शर्त को पूरा नहीं किया है, लेकिन अतिरिक्त शर्त जो हैं परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो उसे क्या कहेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एक व्यक्ति भारत में असाधारण निवासी माना जाएगा बशर्ते उसने जो है ये 2 शर्तें। असाधारण निवासी का माना जाएगा कि वह गत वर्ष में पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो, या फिर वह वर्ष में 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन भारत में
दिन या इससे कम भारत में रहा हो। ठीक है, ये हम लोगों का अतिरिक्त है। ठीक है, इसको यहाँ पर ठीक है, तो ये बात आप लोगों को, ये बात भले ही मत करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इन बातों को याद जरूर रखना है। अब बात करते हैं अनिवासी की। अनिवासी में भाई क्या है, अनिवासी को समझ लेते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास को अपनी बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो बताई हुई हैं बातें, देखो ये बातें समझिए। ये आप लोग सोचेंगे कि जो रेसिडेंट का जो लेसन है वो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में हो कि ये पूरा हो गया, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। अब जो मैंने बताया हुआ है उनके क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले निवासी को पढ़ लेते हैं, अनिवासी को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा कि हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने उसी में कंपाइल कर दिए हैं। चलो अनिवासी की बात करते हैं। तो अनिवासी को बिल्कुल सरल है। आधार शर्त जो है, 2 शर्तें होती हैं, आधार शर्तें, और आधार शर्तों में से 2 शर्तें होती हैं, एक भी फॉलो ना करता हो तो उससे हम अनिवासी कहेंगे। अतिरिक्त की तो हम बात ही नहीं करेंगे इनसे। यदि कोई व्यक्ति निवासी रेसिडेंट के शीर्षक में दी हुई आधार शर्तों में ए और बी में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी कहलाएगा। बिल्कुल सरल है। आधार शर्तें होती हैं 2, अतिरिक्त शर्तें होती हैं 2, 4 शर्तें होती हैं, चारों को याद रखना है। चलो याद करते हैं, याद करने का तरीका भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो मैं समय कम खर्च करता हूँ, कम समय में हमें ज़्यादा अध्ययन करना है, यही मेरा टारगेट है, और सेल्फ स्टडी जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 की बात करते हैं और लिखा हुआ क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को ये मानिए कि कुछ पार्ट ही इसका बताया है रेसिडेंट का, हम लोग कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम लोग चलते हैं। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? असाधारण निवासी जो है वो पूछा गया है, कौन हो सकता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को जो है जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है, हु मे बी नॉट ए ऑर्डिनरली रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो साझेदारी फर्म असाधारण निवासी हो सकती है। ठीक है, या फिर कंपनी हो सकती है, व्यक्तियों के संघ हो सकते हैं, या हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है। तो असाधारण निवासी इनमें से कौन हो सकता है? असाधारण निवासी कौन हो सकता है? तो याद रखिए, एक बात याद रखिए कि हिंदू अविभाजित जो परिवार है, तो हिंदू अविभाजित जो परिवार है वो असाधारण निवासी हो सकता है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो व्यक्ति की बात की है, ठीक है, ना तो हम लोगों से कंपनी की बात की है, साझेदारी फर्म की बात की है, और व्यक्तियों के संघ की बात की है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंपनी की सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती हैं। अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी या तो कंपनी निवासीय होगी, या तो कंपनी को स्टेटस मिलेगा निवासी का, या फिर इसमें से एक स्टेटस मिलेगा उसको अनिवासी का। अब तुम कहोगे कि यह क्या है, कंपनी कहाँ रहती है, कंपनी कहाँ उठ के जाएगी? हेड ऑफिस की बात आती है, यहाँ पर हेड ऑफिस की बात आएगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और 2 नंबर में लिखा हुआ है कि एक कंपनी गत वर्ष में नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि कंपनी जो है 2 ही टैग मिलते हैं कंपनी को, या तो कंपनी को निवासी का टैग मिलेगा, या फिर उसे अनिवासी का टैग मिलेगा। तो उसे साधारण, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है। तो कंपनी क्या नहीं होती है? तो कंपनी जो है वो साधारण निवासी की हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी ऑर्डिनरली रेसिडेंट की बात ही नहीं हम लोग कर सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग व्यक्तियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, 3 में लिखा हुआ है कि विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है। विदेश से हमने
आय प्राप्त की है लेकिन हमने उसे भारत से नियंत्रित नहीं किया है, तो बताइए वह कर योग्य है या फिर नहीं है। मतलब कर योग्य है तो वो किसके लिए है, तो साधारण निवासी की दशा में वो कर योग्य होगी, असाधारण निवासी की दशा में वो कर योग्य होगी, या फिर अनिवासी की दशा में वो कर योग्य होगी, या फिर ये सभी की दशा में वो कर योग्य होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो विदेश में अगर हमने व्यापार से कोई आय जनरेट की है और उसका जो नियंत्रण है वो भारत में नहीं है, तो ऐसा जो है वो अनिवासी की दशा में होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि अनिवासी की दशा में होता है तो यहाँ पर कर योग्य होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नॉट रेसिडेंट की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है, सॉरी इसका सही आंसर जो है, एक सेकंड, इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है, ये सभी की दशा में हम लोगों का ये कर योग्य होगी, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है साधारण निवासी की दशा में भी हम लोगों की कर योग्य होगी। ये मैं आप लोगों को जब चार्ट बनाऊंगा कि वो कहाँ पर कर योग्य होगी या नहीं होगी, तब मैं आप लोगों को ये बातें भी बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। भारत में अगर हमने प्राप्त आय है, भारत में उपार्जित आय है, विदेशी आय है, या फिर भूत की बिना लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो जो पीछे क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसका जो सही आंसर है, इसको क्वेश्चन को मैं दोबारा से देखूंगा और दोबारा से आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलतियाँ जो हैं वो मुझे लग रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, एक सेकेंड बस। अगर हम लोग बात करते हैं कि विदेश मतलब कि भारत के बाहर, ठीक है, विदेश में व्यापार से आय, अगर हमने विदेश में हमने व्यापार से आय प्राप्त की है जो भारत से नियंत्रित नहीं है। ठीक है, नियंत्रित नहीं है, भारत से मतलब कंट्रोलिंग नहीं है, और हमने मतलब कि ऐसी आय जो भारत में ना तो प्राप्त हुई है और ना ही उसका नियंत्रण हुआ है, तो ऐसी आय हम लोग यहाँ पर कर योग्य होगी। तो ऐसी आय सिर्फ किसके लिए कर योग्य होगी, साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। बस सिर्फ इसका सही आंसर ये सही आंसर है। जो हम लोगों ने अभी बताया था वो गलत आंसर था। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बताते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। तो भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है, तो याद रखिए कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि भूत की बिना लगी हुई विदेशी आय जो भारत में प्राप्त हुई है। अगर विदेशी आय है तो विदेश में टैक्स लग गया होगा, तो इस पर टैक्स की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि पेरिस में अगर हमने कोई आय कमाई है और वहीं प्राप्त आय है, किसके लिए भारत में कर योग्य है, तो किसके लिए वो कर योग्य है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि वो निवासी के लिए यहाँ पर कर योग्य होने वाली है। तो बिल्कुल सही आंसर है। पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक है, और मैं इस बार भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से कराना है। और इसके क्वेश्चन जो हैं पार्ट 2 में बहुत मतलब कि 35-40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पार्ट 2 में कराने वाला हूँ। यहाँ पर तो हम लोग 10 ही क्वेश्चन की बात यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ ठीक है 5 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वो भारत का नागरिक है, ठीक है, विदेश में सेवा करते समय भारत द्वारा दिया गया वेतन भारत में कर योग्य होगा, भारत में कर योग्य नहीं है, या कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में वो कर योग्य है, क्योंकि भारत में क्या किया है कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय
भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन है। अब मान लो कि हमने भारत का जो है, भारत से बाहर किसी को भेजा है और विदेश में भेजा है, ठीक है, तो उसको टैक्स मतलब उसको सैलरी देंगे भारत से, तो भारत से जब सैलरी देंगे तो टैक्स कौन लेगा, तो टैक्स भी भारत लेगी, भारत के द्वारा वो कर योग्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, 7 नंबर में लिखा हुआ है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है। निवास स्थान के आधार पर भागों में भारतीय व विदेशी में बांटा गया है, निवासी और गैर निवासी में बांटा गया है, निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में बांटा गया है। तो यही आंसर हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा कि हम लोगों को मतलब टैक्स के लिए निवासी में हम लोगों का साधारण निवासी आ जाता है, असाधारण निवासी और अनिवासी की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। भारत में अगर उपार्जित आय है तो सभी करदाताओं के लिए वो कर योग्य है या निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है या फिर अनिवासी के लिए कर योग्य है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि भारत में उपार्जित का मतलब होता है भारत में अगर हमने प्राप्त की है, भारत से जनरेट की है, भारत से जो जन्मी है आय, भारत से मतलब इन्हें अर्न किया है, तो वो आय सभी के लिए कर योग्य होगी, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो कोई हो, ठीक है, तो वो सभी के लिए कर योग्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 9 नंबर में लिखा हुआ है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, भले ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करनी है तो इसका सही आंसर जो है निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है कि सी ऑप्शन, मतलब कि खा नंबर की बात करते हैं तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है तो उसकी बात करते हैं तो निवासी की बात करते हैं, निवासी की बात करते हैं, असाधारण निवासी की बात करते हैं, असाधारण निवासी की बात करते हैं और अनिवासी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भाग की बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कृषि जो है, कृषि से अगर आय है कर योग्य होगी, तो पाकिस्तान से अगर कोई कृषि आय है वो भारत में कर योग्य होगी, तो वो किसके लिए कर योग्य होगी, तो वो निवासी के लिए कर योग्य होगी, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, अनिवासी के लिए कर योग्य होगी या कर योग्य नहीं होगी। तो याद रखिए कि कुछ लोग कहेंगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, नहीं, भारत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, अगर विदेश से अगर है तो नहीं है, ठीक है। तो 10वें नंबर का सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि पाकिस्तान में अगर कृषि से आय है तो वो किसके लिए कर योग्य होगी, तो इसका जो सही आंसर है कि वो निवासी के लिए कर योग्य होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मानता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है, और भी बातें हैं, कॉन्सेप्ट भी है, साथ ही साथ में देखो कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे और साथ ही साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराएंगे। अगली क्लास में आप लोगों को मैं इनकम टैक्स की क्लास की बात करूंगा और जल्दी ही आप लोगों को पार्टनरशिप की क्लास भी आज ही मिल जाएगी, आज या कल में आप लोगों को पार्टनरशिप की क्लास मिल जाएगी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को क्लासें नहीं मिल रही थी, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ही चैनल है, और इसको शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।